अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस अहम वीडियो के अंदर। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो यह है कहकशां हिस्सा 2, अल्फाज और मानी। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इस चैप्टर का जो मुश्किल अल्फाज है उसको आप देख लीजिए। कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं तो एक एक करके हम देखिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता ना, जो हम बोल रहे हैं उसको आप बोलिए। सबसे पहला लफ्ज है शशोपंज। शशोपंज इसका मतलब होता है सोचो विचार अंदेशा। नहीं बोलते हैं मैंने ये सुना ना, मेरा दिमाग जो है शशोपंज में पड़ गया, मतलब मैं सोचने लगा, तो इसी को बोलते हैं शशोपंज। ठीक है ना। ढाई देना मतलब जमकर बैठना, ये एक मुहावरा है। देखिए मुहावरा क्या होता है कि जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हो, तो ढाई देना जमकर बैठना। एराब, एराब का माना होता है जबर जेर पेश की अलामत। ये होता है ना इस तरह इस तरह इस तरह, इसको एराब बोलते हैं। मुतनब्बी एक लफ्ज आया है आपके इसमें, ये अरबी का एक शायर है साथियों, मुतनब्बी। बनाना हंसी उड़ाना, नहीं बोलते कितना बना दिया आपने हमको जी, तो मतलब हंसी उड़ाना। सकता शेर का वजन पूरा न होना। उसके बाद है आंखों आंखों में, इशारों इशारों में, इशारों ही इशारों में, नहीं बोलते आंखों आंखों में उन्होंने बात कर ली, तो मतलब इशारों ही इशारों में उन्होंने बात कर ली। बिफरना, बिफरना का मतलब होता है जोश में आना। और चस्का, चस्का का माना होता है आदत या फिर लत, इसका माना होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला आपका लफ्ज है गुंबद की आवाज। गुंबद की आवाज, इसका जो आपका होगा गुंबद की ही आवाज होगा। मुंह में जी घुनघुनिया भरकर बैठना, मतलब चुप होकर बैठना, मुहावरा है ये। ठीक है। गले पर छुरी फिरना, गले पर छुरी फिरना, जुल्म होना, ये भी एक आपका क्या है, मुहावरा है। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, निहायत शर्मिंदा होना। क्या? निहायत शर्मिंदा होना, ये भी आपका क्या है, एक मुहावरा है। उसके बाद है बरअक्स। बरअक्स के माने होते हैं उल्टा। क्या माना होता है? उल्टा। और जुज बजुज होना, जुज बजुज होने का माना होता है नाराज होना, ये भी आपका क्या है, एक मुहावरा है। जानू, जानू के माने होते हैं जांग के। ठीक है ना जी। पिंड छुटना, पिंड छुटना इसका माना होता है पीछा छुटना, आजादी मिलना। और उसके बाद दबा लेना यानी दबोच लेना, कब्जे में कर लेना। ये साथियों मुश्किल अल्फाज थे, और इन मुश्किल अल्फाज का माना आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर के वो शब्द हैं, चैप्टर के अंदर के अल्फाज हैं, और इससे आपको पूछा जाता है। अब हम चलते हैं, एक एक चीजें आपको दिखाते हैं साथियों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं खाका किसे कहा जाता है। खाका किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी खाका निगारी कहलाती है। मतलब कोई आदमी है, उस आदमी के बारे में लिखना जो है ना, वही खाका निगारी है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है, खाका निगारी कहलाती है। अब देखिए साथियों, अगर आपसे यह पूछ ले कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का जो चैप्टर है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, तो मिर्जा असल नाम इनका क्या था, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग इनका असल नाम था। और इनके वालिद का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। क्या नाम था? मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। और इनके दादा का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। आप लोग मिर्जा गालिब का नाम पढ़े हैं? मिर्जा गालिब के वालिद का नाम भी क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग था, जो कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा का नाम। हालांकि दोनों अलग हैं, इनसे नहीं है संबंधित, लेकिन नाम टकरा सकता है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं पैदाइश के बारे में, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश है वो 1885 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और वफात जो है 1947 ईस्वी हैदराबाद में हुई थी। आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, 200 साल पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? है किसी को पता? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बात है जी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। नहीं तो पैदाइश भी जो है
साथियों किनकी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की 1885 में ही हुई थी। कहां, दिल्ली के अंदर, और वफात जो है 1947 ईस्वी में हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बात करते हैं तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है, इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम था मुशर्रफ जहां। क्या नाम था, मुशर्रफ जहां। और फूफी का नाम था हुस्न जहां बेगम। क्या नाम था, हुस्न जहां बेगम। परवरिश जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की ला वलद और बेवा फूफी, यानी इनकी एक फूफी थी जो बेवा हो गई थी। बेवा किसको बोलते हैं, जिसके शौहर मर गए हो। तो इनकी एक फूफी थी जिनका साथियों, जिसका नाम था, यहां पे मैंने आपको बताया ना, हुस्न जहां बेगम। तो ये जो हुस्न जहां बेगम है, ये बेवा हो गई थी और इन्होंने ही परवरिश की थी। कौन, किसको, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को। तो वो आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। परवरिश लावलद और बेवा फूफी हुस्न जहां बेगम ने ही की थी। जैसे मिर्जा गालिब के बारे में आप पढ़ेंगे कि मिर्जा गालिब की परवरिश उनके चचा साथियों नसरुल्लाह बेग ने किया था। किसने किया था, नसरुल्लाह बेग ने। तो इसी तरह इनकी फूफी जे किसने, हुस्न जहां बेगम ने मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की परवरिश की थी। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शादी 1908 ईस्वी में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई थी। किससे हुई थी, यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बीवी का नाम क्या था, नसीमा सुल्ताना था। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है। ये जो है ना, जितना आपको स्टार पॉइंट दिख रहा है, इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है। उर्दू का पहला खाका निगार, यानी जिसने लिखा है खाका, वो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं। डिप्टी नजीर अहमद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियां दानी, ये आपको आएगा कि मियां दानी कौन थे, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के साथी थे। मदरसे के अंदर मियां दानी भी पढ़ते थे, किनके साथ, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के साथ। नजीर अहमद का ताल्लुक सिनफे नाविल निगार से है। याद रखिएगा, नजीर अहमद जो है ना, डिप्टी नजीर अहमद, वो साथियों नाविल, उर्दू का सबसे पहला नाविल मिरातुल उरूस उन्होंने लिखा था, और वो नाविल निगार हैं। ठीक है ना, यानी वो नाविल से ताल्लुक है उनका। उसके बाद आगे देखिए, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां तालीम हासिल करने जाते थे। क्योंकि ये लोग मदरसे में रहते थे, पहले होता था क्या कि उस्ताद आपके क्लास में नहीं आता था, नहीं आते थे, बल्कि बच्चे को उनके घर पे जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो इसी तरह फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी ये दोनों क्लासमेट थे, और ये दोनों जो है डिप्टी नजीर अहमद के यहां क्यों जाते थे, तालीम हासिल करने। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी डिप्टी नजीर अहमद के यहां क्यों जाते थे, तो तालीम हासिल करने। किस लिए, तालीम हासिल करने। आगे है कि फरहतुल्लाह बेग सर्फो नहव में कमजोर होने की वजह से नजीर अहमद के यहां दौरान तदरीस शेर खानी के दौरान अक्सर एराब की गलतियां करते थे। देखिए, सर्फ एक अलग चैप्टर होता है, नहव एक अलग ये होता है। सर्फ में जो है ना जबर जेर पेश से बहस होती है, और नहव में जो है साथियों जुमलों से बहस होती है। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का जो है ना सर्फ नहव कमजोर था, इसीलिए वो एराब यानी जबर जेर पेश की गलती करते थे। अब समझिएगा कि भाई एराब क्या होता है। अरबी की जो किताब होती है ना, उसके अंदर जबर जेर पेश लिखा हुआ नहीं होता है। जैसे अगर उनको लिखना हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करके लिख दिया। अब आपको अपने तौर पर पढ़ना है। अब मान लीजिए इस पर जबर जेर नहीं है, इसको हम अल पढ़ेंगे कि इल पढ़ेंगे कि उल पढ़ेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपका सर्फ व नहव क्या हो, मजबूत हो। तो डिप्टी नजीर अहमद जो थे, उनका सर्फ व नहव कमजोर था, जिसकी वजह से अक्सर एराब ने गलती करते थे। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि डिप्टी नजीर अहमद क्यों गलती करते थे एराब में, तो सर्फ व नहव कमजोर होने की वजह से। वो सर्फ घर में जो साफ करते हैं वो सर्फ मत ले लीजिएगा जी, वो अलग चीज है। चलिए अब देखते हैं मुख्तसर सवाल जी, ठीक है ना, मुख्तसर सवाल, और जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
اور اس سے بھی آپ کے کچھ سوالات بنتے ہیں اور اس کو دیکھیں گے، پھر ہم لوگ آبجیکٹو کریں گے۔ سوال نمبر 1 آپ سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے سوال میں؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ اب مولوی صاحب سے مراد کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اگلا سوال ہے جی، کیا ہے اگلا سوال؟ کہ سوال نمبر 2 میں ہے، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ سمجھیے گا، کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ اب یہ میاں رضا کون ہے؟ تو میاں رضا جو ہے یہ بھی ساتھیوں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھی تھے، اور ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ لوگ ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور دوران کلاس کچھ زیادہ ہی ان لوگوں نے غلطی کر دیا، تو ڈپٹی نذیر احمد نے ان لوگوں کو ساتھیوں کیا کیا؟ وہاں سے بھگا دیا۔ تو اب دیکھیے، ہم کو پوچھا جا رہا ہے کہ متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی کیوں ہو گئی؟ کون سے شاعر کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو دیکھیے جواب ہوگا کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں رضا نذیر احمد کے یہاں عربی زبان کے مشہور شاعر متنبی کے دیوان، ساتھیوں متنبی ایک شاعر کا نام ہے، متنبی کے دیوان متنبی کو پڑھ رہے تھے۔ اشعار میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے میاں رضا نے اعراب غلط پڑھ دیا، جس پر نذیر احمد چراغپا ہو گئے۔ چراغپا ہونے کا مطلب بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور میاں رضا کو درس سے نکال دیا۔ عام طور پہ دیکھتے ہوں گے پہلے بھی آپ لوگ کہ مدرسہ کے اندر اگر آپ نے غلطی کی تو استاد پیٹتے تو الگ تھے، لیکن ساتھیوں کلاس سے بھی باہر کھڑا کروا دیتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کن کے ساتھ؟ میاں رضا کے ساتھ۔ کیوں ان کو نکالا گیا؟ تو دیوان متنبی کے شعر پڑھ رہے تھے اور اس میں اعراب نہیں تھی، اور اس میں انہوں نے زبر زیر پیش میں غلطی کی، اسی وجہ سے ڈپٹی نذیر احمد غصہ ہو گئے، یعنی چراغپا ہو گئے اور ان کو درس سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے صرف آپ سن لیجئے گا نا، سارا چیپٹر آپ کو یاد کرا دوں گا، جی یہ میرا وعدہ ہے، بس آپ سن لیجئے۔ سوال نمبر 3 میں ہے، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ شعر خوانی کا مطلب ہوا کہ شعر کو پڑھنے میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ تو جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ صرف و نحو میں کمزور تھے، جو میں نے آپ کو اوپر ہی بتایا تھا۔ اسی وجہ سے دوران اسباق نذیر احمد کے یہاں اعراب کی بہت غلطیاں کرتے تھے۔ میں نے آپ کو شروع میں لکھا ہے نا کہ فرحت اللہ بیگ جو ہے وہ صرف و نحو میں کمزور تھے، اسی لیے جو صرف و نحو میں کمزور ہوتا ہے وہ صرف میں ساتھیوں کس میں؟ زبر زیر پیش میں غلطی کرے گا ہی۔ چلیے اگلا سوال ہے آپ سے 4 نمبر سوال، کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ دیکھیے میاں رضا کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ یہ جو ہے زبر زیر پیش کی غلطی کیا، اور فرحت اللہ بیگ کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ میاں دانی کون ہے بھائی؟ یہ بھی فرحت اللہ بیگ کے کلاس میٹ تھے، یعنی ساتھی تھے۔ تو اس کا جواب ہوگا میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی تو غلطی نہیں کرتے تھے، لیکن شعر کو کچھ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میاں دانی شعر کے بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مان لیجئے، اب سمجھیے گا بھائی، میں اگر شعر پڑھوں تو شعر کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ شعر کو شعر کے طریقے سے بولے۔ اگر میں یہ بولوں کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ لگ رہا ہے کہ سر دیکھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اگر اسی کو اس طرح بولا جائے کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے، اب لگے گا شعر۔ تو میاں دانی جو تھے نا، وہ شعر کو بھی ایسے پڑھتے تھے جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی اعراب نثر پڑھا جا رہا، کیا کوئی نثر پڑھی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے ساتھیوں کہا جا رہا ہے کہ کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو وہ تو غلطی نہیں کرتے تھے زبر زیر میں، لیکن شعر کو وہ بجائے نظم کے نثر ہی پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب اگلا سوال ہے آپ سے
5 नंबर सवाल आपसे किया जा रहा है कि मौलवी साहब के शेर पढ़ाने का क्या तरीका था, मतलब डिप्टी नजीर अहमद के शेर पढ़ाने का क्या तरीका था। ध्यान दीजिएगा, तो जवाब होगा इसका कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वो पहले बच्चों से ही इबारत पढ़वाते थे। अगर बच्चों ने सही पढ़ दिया तो ठीक है, वरना गलत इबारत को खुद से पढ़कर बतलाते थे। अभी भी आप देखिएगा बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में जो हमारे पुराने टीचर हैं वो ऐसे ही करते हैं कि आप जाइए खुद से पढ़िए, और जहां आप गलती करते हैं वहां आपके टीचर आपको बतलाते हैं। अब इससे क्या होता है कि साथियों, जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं कि हमें पढ़ना है, वो पहले से मुताला करके जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है जी। तो पहले यह हुआ कि मौलवी नजीर अहमद साहब कैसे पढ़ाते थे वो शेर को, कि जो उनके स्टूडेंट थे, जो उनके तालिबे इल्म थे, वो पहले एराब पढ़ते थे, और जहां गलतियां होती थी वहां नजीर अहमद उनको क्या करते थे, बता दिया करते थे। ठीक है ना। अब चलिए तफसीली गुफ्तगू, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका आंसर कैसे लिखिएगा। देखिए इस चैप्टर से 5 सवाल जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में हुआ। ठीक है ना। अब आपका जो है डिटेल में यानी लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ सवाल है, उसको भी आप देख लीजिए। तफसीली गुफ्तगू क्या है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए। एक दिन गुस्सा हो गए थे डिप्टी नजीर अहमद साहब, तो उसको भी देखते हैं। जवाब में होगा मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा हुए थे कि वो दौराने सबक पहले शागिर्दों से इबारत पढ़वाते थे। अगर इबारत शागिर्दों ने गलत पढ़ दिया तो मौलवी साहब बहुत गुस्सा होते थे, और कभी कभी तलबा को दर्स से बाहर भी निकाल देते थे। इसीलिए वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। कौन, मौलवी साहब यानी डिप्टी नजीर अहमद। ठीक है ना। अगला सवाल है आपको कि फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। यानी देखिए डिप्टी नजीर अहमद ये उस्ताद हैं, नजीर अहमद कौन है, उस्ताद है। इनके शागिर्द कौन थे, तो फरहतुल्लाह बेग। तो इन्होंने अपने उस्ताद से क्या सीखा। देखिए फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मोहतरम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस्ताद मोहतरम से, और उनसे बहुत मुतासिर भी हुए। डिप्टी नजीर अहमद की शख्सियत को बहुत करीब से देखा और समझा जाना। इसी का नतीजा है कि उन्होंने अपने उस्ताद का एक खाका भी लिख डाला और उर्दू नसर में एक मजबूत रिवायत कायम की और खाका निगारी की बुनियाद डाली। फरहतुल्लाह बेग का शुमार नजीर अहमद के चहीते शागिर्दों में होता है। यहां तक आप लोग समझ गए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक जी। यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा एक वाकया इसके अंदर आपको समझना है। देखिए हुआ क्या कि डिप्टी नजीर अहमद के घर ये लोग गए थे पढ़ने के लिए। कौन कौन, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मियां दानी और मियां रजा। और इन लोगों ने क्या किया कि फरहतुल्लाह बेग का सर्फ नहव कमजोर था तो वो एराब में गलती करते थे, और जो मियां रजा थे तो मियां रजा जो है वो भी साथियों जे, और मियां दानी वो मियां रजा भी एराब में गलती करते थे जबर जेर पेश न होने की वजह से। और जो मियां दानी थे वो शेर को जो पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे, लगता था कोई नस्र पढ़ रहा। अब इत्तिफाक से इन लोगों ने पहले डिप्टी नजीर अहमद के पढ़ाने का यह तरीका था कि पहले बच्चे खुद पढ़ते थे और जो गलती होती थी उसको वो बताते थे। अब इत्तिफाक से ये लोग जो है एक दिन दीवान मुतनब्बी, यानी मुतनब्बी एक अरबी का बहुत बड़ा शायर है, उनके दीवान को पढ़ रहे थे, उसमें गलती कर दिए। डिप्टी नजीर अहमद इतना गुस्सा हुए कि किताब फेंक कर दे दिया और इन लोगों को कहा कि भागो यहां से, निकलो। लेकिन ये लोग अपने उस्ताद मोहतरम की आदत से बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ थे। कौन सब, ये तीनों। कौन कौन, फरहतुल्लाह बेग, मियां रजा और मियां दानी। ये लोग भागने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मियां रजा को तो छुट्टी कर दी, उनको तो भगा दिया गया। ये दोनों पढ़ गए साथियों कि मुझे तो जाना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि हम तो पढ़ना है, अब हमको उस्ताद मारेंगे, लतियाएंगे, जुतियाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम तो जाएंगे नहीं। अब भाई इंसानी है ना, कोई इंसान गुस्सा कितना देर रहेगा, वो सोच लेगा कि अगर ये बच्चा ऐसे कर रहा तो हमारे तो बच्चे हैं। तो चुनांचा डिप्टी नजीर अहमद जो है फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हुए, तो उन्होंने कहा कि तुम तो उस्तादों के भी उस्ताद निकले। किसने कहा, डिप्टी नजीर अहमद ने। और वो फिर शांति हुए। तो वो जो उस दौरान कुछ गुफ्तगू हुई थी उससे भी कुछ सवाल आपको कभी कभी पूछ लिए जाते हैं।
तो उन सवाल को भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी बातें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साथियों ये है, जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। फरहतुल्लाह बेग ने कहा था कि आपने तो हमको भगा रहे हैं, लेकिन हमको गेट से कोई धक्का देकर मार भगा देगा तब हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। अगर बताइए कोई ऐसा शागिर्द हो जाए तो उस्ताद उसको कितना दिल से पढ़ाएगा, है ना। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने यह बात कही थी। किसने कही थी ये बात? देखिए यहां पर एक चीज लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, एक यहां पे लगा होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है कि आप कभी बीबीसी न्यूज पढ़ेगा ना, पेपर पढ़िएगा या कोई भी चीज पढ़िएगा, उसमें जब किसी की बात को हूबहू उसी तरह डिकोड किया जाता है, उसी तरह लिख दिया जाता है, तो उसके शुरू में 2 गो वाव ऐसे लगाया जाता है और आखिर में 2 गो वाव ऐसे लगाया जाता है। इसको बोलते हैं वावेन। क्या बोलते हैं? वावेन। उर्दू में क्या बोलते हैं? वावेन। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कहा जब तक कोई धक्के देकर न निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। जी, ये कहा था। अब इससे सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि ये कौल किसका है, तो जवाब होगा कि ये कौल मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का है। क्या है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का ये कौल है। भाई जिनको पढ़ना है आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जमे रहिए और इंशाअल्लाह बिल्कुल ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब उसके बाद आगे का है साथियों, 2 नंबर में है, इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई ऊपर में। तो जवाब है, इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह बेग जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा वक्ती होता है, और फरहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के चहीते शागिर्द थे। देखिए चूंकि आप लोग भी अभी इब्तदाई दर्जात में हैं, आप लोगों ने अभी 10th किया है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग अभी 12th में हैं। आगे का लम्हा अभी आगे की अभी सारी जर्नी आपकी लाइफ जो है यहां से आपकी शुरू होगी। आप जिंदगी में जिस भी उस्ताद से पढ़ें, ये नहीं कि सिर्फ उर्दू वाले नहीं, उर्दू हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप उस्ताद के दिल में जगह बनाने की कोशिश करिए। देखिए दुनिया के अंदर सारे इंसान हैं, और इंसान जो है ना गलती का पुतला है। जैसे आपके अंदर कुछ गलती होती है, कुछ आदात आपको सबको अच्छे नहीं लगते, उसी तरह उस्ताद मोहतरम भी होते हैं। इसलिए किसी की शान में आप जहां भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, कभी आप गुस्ताखी ना कीजिए। इसलिए कि अगर आपने उस्ताद का दिल दुखा लिया और अगर आपने उस्ताद की बद्दुआ ले ली तो साथियों आप दुनिया में भी बर्बाद हैं और कहीं भी कामयाब ना होइएगा। और आज का तो चलन ऐसा हो गया है कि कहना मेरे साथियों नहीं बनता है, बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें उस्ताद को मारना है ऑफलाइन बैच में। ऑनलाइन में तो मार नहीं सकते आप, ऑफलाइन बैच में। इसलिए याद रखिए, वैसे प्लानिंग में आप शामिल हो जाइएगा, लेकिन जब आपको होश आएगी तब आप सोचिएगा कि मैंने तो अपना दुनिया बर्बाद कर ही लिया है। जी, इसलिए आपके बहुत सारे लोग देखिएगा जो अपने पढ़ने के जमाने में बड़े जेनियस थे, बहुत तेज थे, लेकिन वो आज बर्बाद और निकम्मे घूम रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं साथियों कोई गलती रह गई होगी। इसलिए आप अब लोग जे पीछे जो किए उसको छोड़िए, तौबा कीजिए, अल्लाह जरूर माफ करेगा। लेकिन आगे इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, हर चीज में आपके जो उस्ताद है ना उनके दिल में जगह बनाइए, उनसे दुआ लीजिए। दुआ लीजिएगा ना तो आप फलिएगा, फूलिएगा, बढ़िएगा जी। और अगर उनका दिल दुखाइएगा, उनको किसी तरह से ठेस पहुंचाइएगा, उनको जलील करने की कोशिश कीजिएगा, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब इससे सवाल ये पूछा गया है कि सवाल है कि इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई। तो इस कौल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह बेग जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा वक्ती होता है, और फरहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के चहीते शागिर्द थे। हम लोग पढ़ते थे ना केमिस्ट्री फिजिक्स से, बड़का लंबा लंबा सूत्र साथियों याद करके जाना पड़ता था, याद नहीं होता था फट्टा लेके मारते थे जी। तो इसलिए अब तो बहुत कम हो गया है मारपीट। अब कोई उस्ताद आपको मार देते हैं तो आप उसको आंखें लाल करने लगते हैं, उसको आंख दिखाने लगते हैं, हाँ हम तो इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हम तो ये हैं, हमको तुमने मार दिया।
आप अनाप शनाप माने आपकी इंसल्टी। अरे भाई वो आपकी इंसल्टी नहीं हुई, वो तो आपके लाइफ को बना रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ऐसा करेंगे, जो बर्दाश्त करेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है मंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़िए और सही जवाब कलमजद कीजिए। अब होता क्या है कि डिप्टी नजीर अहमद जब ये बात सुनते हैं कि हमको कोई धक्का देके मारेगा, हमको कोई निकालेगा तब हम जाएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे, ये उनके शागिर्द कहते हैं। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब कहते हैं, उनकी बात को देख लीजिए क्या कहे उन्होंने। कह रहे हैं खुदा महफूज रखे, यानी अल्लाह बचाए, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। यानी वो अपने दिल से कह रहे हैं कि तुम शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए, यानी मेरे भी उस्ताद तुम निकल गए। अच्छा भाई मैं हारा, मैं हारा। ये कौन कह रहे हैं, डिप्टी नजीर अहमद कह रहे हैं। खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पर मेरा पिंड छोड़ दे, मेरा पिंड छोड़ दे। पिंड छोड़ने का मतलब मेरा पीछा छोड़ दे। यानी डिप्टी नजीर अहमद ने जब ये देख लिया कि ये लोग जाने वाले नहीं है, तो उन्होंने ये बात कही कि खुदा के महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। कौन कह रहे हैं, उस्ताद कह रहे हैं। खुदा के लिए किताब उठा ला और सबक पढ़ मेरा पिंड छोड़ दे। आज भी हम लोग ऐसा करेंगे ना, हमारे उस्ताद तो दिल निकाल देगा। देखिए फीस देना एक अलग चीज है, फीस देकर आप किसी को खरीद नहीं सकते, वो तो एक अलग चीज है साथियों। लेकिन दिल में जगह बनाना ये अलग है, फीस से आप जगह नहीं बना सकते हैं। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। यह कौल किसका है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जवाब में होगा कि यह कौल डिप्टी नजीर अहमद का। कौल का मतलब होता है ये बात किसकी है। अगला सवाल है 2 नंबर में, ये बात किससे कही गई, मतलब किससे कही गई। तो जवाब होगा कि ये बात मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से कही गई, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल इससे बनता है, इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई, किससे छुटकारा पाने की बात कही गई। तो जवाब होगा इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही गई। और अगला सवाल है 4 नंबर में, इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है। तो जवाब होगा इस कौल में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। चूंकि डिप्टी नजीर अहमद ने कहा था कि तुम जैसे शागिर्द क्या उस्ताद के उस्ताद हो गए। समझ में आप तमाम लोगों को आ गया, एक बार बताइए कमेंट करके। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग।